क्या आपको लगता है कि विकास मलिक संतुष्ट है अपने कार्यकाल से? मैं कतई नहीं कहूँगा कि मैं संतुष्ट हूँ। पहले मुद्दे क्या थे जिससे अभी भी आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हो, मुद्दे पूरे नहीं हुए? ऐसे हो चुके हैं कि अब इन मुद्दों को हम बहुत लंबा नहीं खींच सकते। इन मुद्दों को हमें ख़त्म करना ही पड़ेगा। मुद्दे तो आपने ज़रूर उठाए जैसा आपने कहा, पर आपकी तरफ भी उंगलियां बहुत ज़्यादा उठी, जिस वजह से कहा यह भी गया कि विकास मलिक जो है वो एक कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट है, या आपको कुछ लोगों ने डिक्टेटर भी कहा, तानाशाह। मुझे पता नहीं ये वर्ड कहाँ से आया, डिक्टेटर। आपके लिए इजाद किसने किया ये डिक्टेटरशिप? चलो ये वर्ड मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ जी, कि भैया मैं डिक्टेटर हूँ। मेरे ख्याल से आप पहले ऐसे प्रेसिडेंट रहे होंगे बार एसोसिएशन के जो अपने प्रेसिडेंटशिप के दौरान जेल गए, क्योंकि आपके कार्यकाल में आपको मतलब कि ज़्यादातर अखबारों में देखा गया, मतलब अखबारों के मुख्य फ्रंट पेज पे विकास मलिक विकास मलिक विकास मलिक। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो लोगों को लगेगा ये जो बकवास की गई थी सही थी। कहने वाले ये भी कहते हैं कि ठीक है, जहाँ खड़ा होना चाहिए वहाँ विकास मलिक खड़ा होता है, पर जहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए वहाँ भी खड़ा हो जाता है। ये सब बेसलेस बातें हैं। खेल भाईचारे में ये बात अक्सर अब सुनने को मिलती है कि गरिमा कुर्सी की जो है वो नहीं रही। कुर्सी की ही गरिमा क्यों होती है? कई लोगों को आपकी कुर्सी भी दिखती है, कहते कुर्सी विकास मलिक की बड़ी महंगी है, कहते 1 लाख रुपए की कुर्सी लेके आए हैं, ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं आप। मेरे चौकीदार ने बताया कि रात को स्टेट ऑफिस से टीम आई थी, वो उठा के ले गई हैं। सियासत में अक्सर देखा गया है कि चुनावों के समय राजनीतिक दल लोगों से लुभावने वादे करते हैं और अक्सर लोग उन लुभावने वादों में फंस भी जाते हैं, पर कहते हैं कि वकीलों को फंसाना बेहद मुश्किल होता है। आज हम बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों की, क्योंकि वकील ही एक ऐसी जमात है जो डबल ग्रेजुएट होती है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बेहद मुश्किल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुद बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट विकास मलिक। सबसे पहले स्वागत करेंगे मलिक साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मलिक साहब, इलेक्शंस फिर आ गए हैं, सिर पर हैं, आप प्रेसिडेंट भी हैं और दोबारा इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं। कई सवाल हैं, कुछ इल्ज़ाम भी हैं, आपकी बातें भी सुनेंगे, पर सबसे पहले जो लोग आपको नहीं जानते, खास करके वो वकील जो नई वकालत में आए हैं, नया लाइसेंस मिला है, युवा वकील, अगर वो जानना चाहें कि आखिर विकास मलिक है कौन। अखबारों में पढ़ते हैं, देखा है, पर कभी मिलने का मौका नहीं लगा, तो आप बता सकते हैं कि विकास मलिक तो कौन सबसे पहले तो आप ही ने बता दिया कि मैं वकील हूँ। सबसे पहले मैं वकील हूँ, और उसके बाद जो मैं प्रधान हूँ वो प्रधान हूँ अपने भाई बहनों की वजह से, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो चीज़ आज मैं हूँ सिर्फ उनकी वजह से ही हूँ। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और फादर मेरे डॉक्टर हैं, लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड है वो जमींदारी का मेरा बैकग्राउंड है। और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बताना चाहूँगा। मैं एक सब सिंपल सा वकील हूँ, विकास मलिक। विकास मलिक। मलिक साहब, 2019 में, अगर मैं गलत ना हूँ तो 2019 में सबसे पहले आप वाइस प्रेसिडेंट चुने गए बार एसोसिएशन के, और शायद अगर मैं फिर से गलत ना हूँ तो सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले विकास मलिक थे। हाँ, सबसे कम उम्र का वाइस प्रेसिडेंट था मैं। और हाई कोर्ट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि कोई वाइस प्रधान 2 बार इलेक्ट हुआ। तो क्योंकि मेरे से पहले सभी 1 बार ही लड़ते थे, ये मैं 2 बार इलेक्ट हुआ। और उसके बाद जब इलेक्ट हुआ, उसके बाद जब काम किया बार में, बार के मुद्दों को देखा, बार में जो दिक्कतें आ रही हैं वो सारी जब मैंने महसूस की, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्रधान का इलेक्शन लड़ना चाहिए। और उसके बाद मैं प्रधान का इलेक्शन लड़ा और बहुत अच्छे मार्जिन से मैं प्रधान बना। और आज तक की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हिस्ट्री में जितने रिकॉर्ड मार्जिन से मैं जीता हूँ, आज तक कोई नहीं जीता। और मुद्दे बहुत हैं। अब अगर आप मेरे से मुद्दे पूछोगे तो मैं आपको सारे बताऊंगा। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी भी आप प्रेसिडेंट हैं, आपने जो आपका ये कार्यकाल रहा है, क्या आपको लगता है कि विकास मलिक संतुष्ट है अपने कार्यकाल से? नहीं, ऐसा मैं कतई नहीं कहूँगा कि मैं संतुष्ट हूँ, और संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए। उसके कई कारण हैं मेरे संतुष्ट ना होने के। एक तो ये कारण है कि जो मुद्दे इतने सालों से चल रहे थे वो मुद्दे इतने बड़े हो चुके हैं कि अब सबको लगता है, हर वकील को, कि
ये मुद्दे ठीक नहीं हो सकते। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो हम नहीं ठीक कर सकते। हाँ, बशर्ते उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और टाइम लग भी रहा है हमें, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे जब मैंने ये सारे मुद्दे उठाए आगे, तो मुझे लगा कि मेरे से पहले ये मुद्दे नहीं उठाए गए थे, और अगर मेरे से पहले ये मुद्दे उठाए गए होते तो शायद इतने बड़े मुद्दे ना होते। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश की, इन मुद्दों को उठाया, और कहीं ना कहीं मैं इन मुद्दों को आगे लेके गया, और कहीं ना कहीं मुझे कुछ अचीवमेंट भी मिली हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो और मुझे इतनी जल्दी सेटिस्फाई होना भी नहीं है। हाँ, मैं सेटिस्फाई शायद तब हो जाऊँगा जब मैं देखूँगा कि मेरा हर वकील भाई खुश है, वो खुश है कि बार में काम हो रहे हैं, उसके बाद शायद मैं खुश हो जाऊँ। मुद्दे क्या हैं आपके, अगर देखा जाए पहले मुद्दे क्या थे जो जिससे अभी भी आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हो, मुद्दे पूरे नहीं हुए, वो क्या मुद्दे? हाँ, मुद्दे हैं, देखो मुद्दे तो अगर मैं पूरा दिन लगा रहूँगा मुद्दे ख़त्म नहीं होंगे हमारे। लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दे हमारे हैं, एक तो हर वकील को बैठने की प्रॉपर हाई कोर्ट में जगह नहीं मिलती है। पिछले 10 से 15 सालों के बीच में ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि आज के दिन हमारे सारे वकील साथी पार्क में बैठते हैं, कहीं ओपन में खड़े होते हैं, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर सिटिंग स्पेस नहीं है। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन है। दूसरा मुद्दा है हमारा पार्किंग स्पेस का, कि हमारे पास कार पार्क करने की प्रॉपर जगह नहीं होती। और उसके अलावा हमारे पास ये कि वकीलों के पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो बैठ के अच्छे से खा पी सके। और ये सारी, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हम मुद्दे, इन मुद्दों को हम नहीं उठाते। इन मुद्दों को मैंने अपने टेन्योर में बहुत अच्छे से उठाया है। और लेकिन क्योंकि हमारे पास जगह की बहुत कमी है हाई कोर्ट में, एक हेरिटेज का दर्जा बोल के हमें हर चीज़ से रोका जाता है कि भैया हम ये नहीं कर सकते, ये तो हेरिटेज है, हम ये नहीं कर सकते, ये तो हेरिटेज है। उस वजह से जो अल्टीमेटली जो सफ़र कर रहा है, वो कर रहा है वकील, जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर है, वो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा सफ़रर है। तो लेकिन हाँ, अब ये मुद्दे ऐसे हो चुके हैं कि अब इन मुद्दों को हम बहुत लंबा नहीं खींच सकते। इन मुद्दों को हमें ख़त्म करना ही पड़ेगा, और उसके लिए मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है मेरे सब भाई बहनों की तरफ से। और उसी सपोर्ट की वजह से मेरे में हिम्मत है कि मैं इन मुद्दों को ख़त्म करूंगा 2025 में, क्योंकि 2025 से आगे इन मुद्दों को मैं नहीं ले जाना चाहूँगा। ताकि मैं ये चाहूँगा कि हर भाई, उनको लगे कि यार जो चीज़ इतने सालों से ख़त्म नहीं हुई था अब ख़त्म होगी, और उसके लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ, और ये मुद्दे मैं अब की बार ख़त्म करके ही रहूँगा। तो अपने कार्यकाल को, चलो आप संतुष्ट नहीं हो, पर अपने कार्यकाल को खुद विकास मलिक कैसे देखते हैं? सर देखो, कार्यकाल हमेशा जो है वो आसान नहीं होता, क्योंकि आपके केस में तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल तो आसान नहीं होता, और मेरे केस में शायद ये बिल्कुल ही आसान नहीं था जी। तो लेकिन हाँ, मुद्दे ऐसे हैं हमारे कि हमें कार्यकाल में अगर मुझे लगता है कि मैंने काम किया है, तो मुझे अच्छा लगेगा ये सुनने में कि लोगों ने बोला कि हाँ विकास आपने काम किए हैं। और कार्यकाल थोड़ा होता है हमारा, 1 साल का हमारा टेन्योर होता है। 1 साल के टेन्योर में हमें टाइम कब मिलता है काम करने का, और क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ हज़ारों में है, जहाँ पे हज़ारों वकील हों, वहाँ पे 1 साल का जो कार्यकाल है बहुत छोटा लगता है। और कुछ मुद्दे हमारे रह भी जाते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जितने मुद्दे मैंने उठाए अपने कार्यकाल में, शायद मेरे से पहले किसी ने ये मुद्दे नहीं उठाए थे। तो लेकिन हाँ, मेहनत करते रहना है, ये मेरी ड्यूटी भी है, मेरा फ़र्ज़ भी है। मुद्दे तो आपने ज़रूर उठाए जैसा आपने कहा, पर आपकी तरफ भी उंगलियां बहुत ज़्यादा उठी, जिस वजह से कहा यह भी गया कि विकास मलिक जो है वो एक कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट है, या आपको कुछ लोगों ने डिक्टेटर भी कहा, तानाशाह। हाँ, डिक्टेटर, पहली बात तो डिक्टेटर, मुझे पता नहीं ये वर्ड कहाँ से आया डिक्टेटर। और हाँ, अगर लोगों के लिए लड़ना डिक्टेटरशिप है तो भाई मैं डिक्टेटर हूँ। अगर किसी की बात बोलनी गलत है, वो डिक्टेटरशिप है, तो मैं गलत हूँ। अगर मैं अपने वकील भाइयों के बारे में सोचता हूँ और मुझे कुछ लोग डिक्टेटर बोलते हैं, हाँ तो मैं डिक्टेटर हूँ, और मैं डिक्टेटर बनना चाहूँगा। लेकिन मैं किसी वकील को तंग नहीं देख सकता। जहाँ भी वकील तंग होगा, वहाँ पे अगर मुझे डिक्टेटरशिप करनी पड़ी तो मैं करूँगा, लेकिन मैं डिक्टेटर नहीं हूँ। मुझे आप अगर कन्विंस कर सकते हो तो मेरे वकील भाइयों को हर चीज़ वो आप प्रोवाइड करा दो जो वो चाहते हैं, उसके बाद आप मुझे डिक्टेटर नहीं कहोगे।
तो इसलिए इस डिक्टेटर वर्ड में मैं नहीं समझता कि ये ठीक वर्ड है। आपके लिए इजाद किसने किया ये डिक्टेटरशिप? सर, जो विकास मलिक से चिढ़ते हैं, जिनके पास कुछ बोलने को नहीं है उसके खिलाफ, वो क्या बोलेंगे? अब वो नेगेटिव कंपेनिंग ही करेंगे मेरे अगेंस्ट, तो उनको लगता है कि भैया ठीक है, विकास तो डिक्टेटर है। क्यों? क्योंकि विकास वकीलों की बात करता है। तो चलो ये वर्ड मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ जी, कि भैया मैं डिक्टेटर हूँ, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा इस बारे में। अच्छा, आपके बारे में कहा जाए, क्योंकि मुझे पंजाबी गायक का एक गाना याद आ रहा है, उसका गाने के बोल थे, सुरजीत खान का शायद गाना है कि मित्तरां दा रहिंदा है सुर्खियां च ना। क्योंकि आपके कार्यकाल में आपको मतलब कि ज़्यादातर अखबारों में देखा गया, मतलब अखबारों के मुख्य फ्रंट पेज पे विकास मलिक, विकास मलिक, विकास मलिक, ऐसा क्यों? उसका कारण यही है कि मैंने बताया ना, मेरे जो कुछ लोग जिनको नहीं पसंद था कि मैं बार के लिए सोचता हूँ, जिनको नहीं पसंद था कि मैं वकीलों के लिए सोचता हूँ, जिनको नहीं पसंद था कि मैं वकीलों के लिए काम करता हूँ या मैं वकीलों के लिए काम करना चाहता हूँ, तो उन लोगों को लगा कि भैया इसको बदनाम करो। और बदनाम करने के लिए सबसे बढ़िया है कि जब अखबार है, अब मीडिया एक साइड सुन लेती है। उन्होंने शायद मेरे टेन्योर में, मुझे नहीं लगता कि मीडिया कभी मेरे पास आई थी या उन्होंने मेरी साइड कभी सुनी। आप पे FIR हुई है, उस FIR का जिक्र अखबारों में बहुत हुआ है, चाहे आपकी गिरफ्तारी का जिक्र हो। भाई मेरे ख्याल से आप पहले ऐसे प्रेसिडेंट रहे होंगे बार एसोसिएशन के जो अपने प्रेसिडेंटशिप के दौरान जेल गए हो। हाँ, ये चीज़ पहली बार ही हुई है हिस्ट्री में, और उसका खमियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अगर वकीलों के लिए लड़ना है तो मुझे उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए। FIR के बारे में मैं खुद भी जानना चाहूँगा, और वो ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने आपका पक्ष नहीं सुना, क्योंकि अखबारों में जो छपा उसमें विकास मलिक का पक्ष मेरे ख्याल से नहीं दिखाया गया या नहीं हमें देखने को मिला। FIR की कहानी है क्या? FIR की कहानी ये है कि मेरे ऑफिस में आए थे जी, सम्मन देने, और साथ में उनके साथ प्रोसेस सर्वर भी था कोर्ट का। तो उसके बाद दोनों ने बदतमीजी शुरू करी वहाँ पे। आपके ऑफिस में आप अकेले थे? नहीं, मेरे ऑफिस में और भी काफ़ी वकील बैठे हुए थे। उन्होंने बदतमीजी करी दोनों ने शुरू, और उसके बाद जब वकीलों को लगा कि ये नहीं रुक रहे हैं तो उन्होंने उनको बाहर निकालने की कोशिश करी। थोड़ी बहुत हाथापाई हुई थी, लेकिन ये ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो इतना बड़ा इशू बन जाता। लेकिन इस इशू को बहुत बड़ा बनाया गया। जो मेरे खिलाफ लोग थे उन्होंने बनाया, उनको लगा कि भैया ऐसे करो कि एक झूठा उन्होंने FIR भी मेरे ऊपर करवा दी। उसके बाद नॉन बेलेबल सेक्शन भी ऐड करा दिए गए। नॉन बेलेबल सेक्शन क्या थे कि भैया जी इसने विकास ने रिब तोड़ दी है, पसलियाँ तोड़ दी हैं। और उसके बाद जब कोर्ट में डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि भैया इसको कोई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेक्टर 16 के डॉक्टर ने खुद बोला कि जी भैया कंप्लेनेंट और उसकी फैमिली के लोग उसके पास गए, उन्होंने प्रेशराइज किया डॉक्टर को कि भैया आप लिखो ग्रीवियस इंजरी। डॉक्टर ने साफ लिखने से मना कर दिया, क्योंकि उसने बोला कि भाई रिपोर्ट के हिसाब से कोई इंजरी नहीं है। उसी बेस पे मुझे बेल दी गई। तो जब ये इतना कुछ होने के बाद भी जब पता है कि डॉक्टर ने ये चीज़ लिखित में दी है कि मुझे प्रेशराइज किया गया कंप्लेनेंट की तरफ से, ये लिखित में दी है, मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा उसकी, आप दिखा सकते हो सबको। मतलब उसके बाद कोर्ट ने बोला कि यार ये तो टोटल मतलब फॉल्स केस है, और उसके बाद ही मुझे जमानत मिली थी। लेकिन हाँ, अगर मैं कुछ दिन अंदर रह के आया हूँ तो इस बात की मुझे एक हौसला भी था कि वकील भाई जो मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे से रोज़ बहुत से वकील मिलने आते थे और वो बोलते थे कि जी हमें पता है कि आपको झूठे केस में फंसाया गया है। और उनकी जो हिम्मत थी, उसी हिम्मत से ही मैं खड़ा रहा। और आज जब मैं दोबारा से लड़ रहा हूँ इलेक्शन, उन्हीं भाइयों की हिम्मत की वजह से उन्होंने ही मुझे बोला कि भैया अगर आप नहीं लड़ोगे, अगर आप लोगों ने बोला कि यार विकास क्यों दोबारा आ रहा है लड़ने के लिए, उन्होंने बोला कि अगर ये इतने बेसलेस एलिगेशन लगाए गए हैं, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो लोगों को लगेगा ये जो बकवास की गई थी सही थी। तो इसलिए भाई साहब आप लड़ो। और जो मैं लड़ रहा हूँ, जो मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है सब भाइयों का, वो पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। और जो इस बार भी हम जीतेंगे, सब मेरे छोटे भाई बहनों की मेहनत से, मेरे बड़ों की आशीर्वाद से बहुत अच्छी मार्जिन से हमारी विक्ट्री होगी। और जो वो विक्ट्री होगी वो मेरी नहीं होगी, वो पूरी बार की विक्ट्री होगी। क्योंकि बार ये चाहती है कि ऐसा कोई साथ उनके खड़ा रहे
जो उनके साथ सुख दुख में साथ हो, जो उनके साथ 24 घंटे सातों दिन साथ हो, जो उनके साथ दिन में हो, जो उनके साथ रात में हो। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मुझे हर बार मुझे वकील साथी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देते, बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं। मलिक साहब, कहने वाले ये भी कहते हैं कि ठीक है, जहाँ खड़ा होना चाहिए वहाँ विकास मलिक खड़ा होता है, पर जहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए वहाँ भी खड़ा हो जाता है। एक सेक्टर 28 का किस्सा भी जो है वो, क्योंकि सुना सुनाया किस्सा है, कभी उसकी असलियत तक भी किसी ने जाने की कोशिश नहीं की होगी। सर ऐसे है, सुनने में ये भी आता है कि कहते हैं विकास मलिक जी वहाँ गए थे और आपकी भी हाथापाई हुई, शायद विकास मलिक को भी लगी उसमें। वो मामला है क्या सेक्टर 28? सर ऐसे है कि 28 का मामला कुछ नहीं था, उसको तूल दिया गया था जी। और क्योंकि उनको लगा कि एक प्रधान हाई कोर्ट का हाई कोर्ट से बाहर कभी नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो भी वकीलों का ही वहाँ लड़ाई हुई थी। मुझे वकील कहीं भी बुलाएंगे, कहीं का मतलब कहीं भी, अगर वो मुझे मार्केट में बुलाएंगे मैं मार्केट में जाऊँगा, अगर वो मुझे हॉस्पिटल में बुलाएंगे मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, अगर वो मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, अगर वो मुझे किसी दूसरे शहर में भी बुलाएंगे तो भी मैं दूसरे शहर में जाऊंगा। तो मुझे वकील कहीं भी बुलाएंगे। हाँ, पहले ये होता था कि भैया प्रधान सारा दिन सुबह अपने एसी रूम में बैठ जाता था और वो शाम को ही वहाँ से निकलता था। तो मैं अपने टेन्योर में शायद ही मैं कभी अपने रूम में बैठा हूँगा। मैं हमेशा वकीलों के बीच में रहा हूँ, मैंने हमेशा वकीलों की सुनी है और कोशिश करी है कि जो उनकी दिक्कतें हैं वो मैं दूर करूं। तो ये सब बेसलेस बातें हैं, इनमें इनको मैं जितना तूल दूंगा मैं दे सकता हूं। वैसे 28 वाले इंसिडेंट में आपकी हाथापाई हुई थी या आपको भी लगी? नहीं, मेरे विकास मलिक की पिटाई? नहीं सर, मेरे पे कोई हाथापाई नहीं हुई। हाँ, 2 वकीलों को ज़रूर लगी थी चोट, ठीक है, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा था और जब मैं वहाँ पे गया तो जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन अगर चोट मेरे वकील भाइयों को लगी है तो समझो मुझे लगी है, तो उनके लिए अगर लड़ना गलत है तो हाँ भाई मैं गलत हूँ। कहते हैं आपके कार्यकाल में खास करके पहले ये बात कभी सुनने को नहीं मिली कि जो एक प्रेसिडेंट की कुर्सी की गरिमा होती है वो बहुत नीचे के लेवल पे चली गई है। डिग्निटी मेंटेन करने की ज़रूरत है। कुछ जो सीनियर वकील हैं वो भी कहते हैं, वकील भाईचारे में ये बात अक्सर अब सुनने को मिलती है कि गरिमा कुर्सी की जो है वो नहीं रही। सर आप पहले तो मुझे ये बताइए कि जो कुर्सी की ही गरिमा क्यों होती है? हम यहाँ पे वकीलों की गरिमा के बारे में कोई नहीं बात करता। वकीलों की गरिमा है तो कुर्सी की गरिमा है, वकील मजबूत है तो कुर्सी मजबूत है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि कुर्सी की गरिमा, अरे भाई वकील मेरे तंग हो रहे हैं, वकीलों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैं उस कुर्सी को लेके क्या करूँगा? उस कुर्सी की गरिमा को कौन पूछेगा? तो पहले वकीलों की गरिमा बनाओ, जब वकील स्ट्रॉन्ग होंगे तो कुर्सी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो सबसे पहले आप गरिमा, जो चीज़ की देखो, गरिमा है जब हम इकट्ठे रहते हैं, गरिमा है हमारा टीम, गरिमा हमारी यूनिटी, वो है गरिमा। तो आप गरिमा को मेंटेन रखो, आप अपने वकीलों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर कुर्सी की गरिमा अपने आप बनी रहेगी। और ये गरिमा आप, सर हम तंग हो रहे हैं जी, हमें कुछ चीज़ें मिल नहीं रही हैं, हम हर चीज़ के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, हम जजों को बोल रहे हैं कि जी प्लीज़ ये चीज़ें हमें दे दो, और फिर हम कुर्सी की गरिमा की बात करते हैं। तो अरे भाई पहले आप अपने आप को मजबूत कर लो, आप मजबूत होगे तो गरिमा अपने आप कुर्सी की मेंटेन रहेगी। तो ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, कुर्सी की गरिमा क्या होती है जी। ठीक है, तो पहले अपनी गरिमा बनाओ, पहले मेरे वकील भाई अपनी गरिमा बना ले, उसके बाद कुर्सी गरिमा अपने आप बन जाएगी। आपने बीच में जजेस का भी जिक्र किया है। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है तो जो ऊपर वाली लॉबी होती है उससे थोड़ा सा मिलकर या थोड़ा बनाकर चलता है, सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चलता है। पर आपके केस में ये चीज़ मिसिंग लगी, आपको भी कभी लगा है ऐसा भी? सर पता क्या, देखो मैं किसी भी चीज़ के लिए जाऊंगा जजों के पास, कोई भी जो मुझे प्रॉब्लम आएगी मैं बताऊंगा जजों को जी। अब अगर उन चीज़ों को जजों को पता है कि वो चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, वकील प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर मुझे वो प्रॉपर रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिलता, क्योंकि देखो इतने सालों से हमें एश्योरेंस ही मिल रही है जी, एश्योरेंस के बेस पे ही हम अभी तक चल रहे हैं जी। तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं एश्योरेंस से काम चलेगा, अब हमें चाहिए एक्शन। ठीक है, अगर कोर्ट एक्शन लेता है
ठीक है, इस केस में क्या, कोर्ट मेरे पे तो एक्शन ले लेता है, कोर्ट वकीलों की प्रॉब्लम पे एक्शन नहीं लेता। कोर्ट को चाहिए कि भैया विकास पे आप जब मर्जी एक्शन ले लेना, पहले वकीलों की प्रॉब्लम पे एक्शन लो, उन प्रॉब्लम्स को आप दूर करो। ठीक है, मैं तो हाजिर हूँ, मुझे आप जब बुलाओगे मैं आऊँगा जी। बात ये। अच्छा, आपने पिछली बार जब आपके अपने कार्यकाल में जो नए वकील हैं उनकी बैठने की व्यवस्था करने की कोशिश भी की थी। सुनने में ये भी आया था कि आपने कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़ाई, पर वो सीढ़ियाँ मंजिल तक पहुँच नहीं पाई, वो सीढ़ियाँ ही चोरी हो गई। वो मामला क्या था? सर वो एक्चुअली मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है बार रूम का, और मुझे बार रूम एक बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है, और बार उस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ कर भी नहीं सकते। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि मैं बार रूम बनाने स्टार्ट कर दूं। हमने स्टेयर केस भी लगाई थी, लेकिन वो जो स्टेयर केस हमारी वहाँ से गायब होगी, और इस बात को हाई कोर्ट से गायब होगी। मेरे चौकीदार ने बताया कि रात को स्टेट ऑफिस से टीम आई थी, वो उठा के ले गई हैं, और हमने एक पुलिस में रिपोर्ट भी दी थी, उस पर DDR भी दर्ज हुई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, और इस बात को लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं। और उसकी जो कॉस्ट थी स्टेज की केस की, वो लगभग 2 लाख के आसपास थी। तो मतलब ये बात ये है कि मुझे अगर कोर्ट मुझे आज बोलता है कि भैया जी आप बार रूम बना लो, तो विदिन 3 मंथ्स मैं बार रूम बना के तैयार कर दूंगा। मैंने जगह भी फाइनल करी हुई है। हमारे लॉयर्स चैम्बर की बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंगें हैं हमारे पास, एक हमारे पास लॉयर्स चैम्बर में बेसमेंट भी है, तो 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम बार रूम बनाएंगे। और वहाँ पे अगर मैं बार रूम, वहाँ पे मुझे परमिशन मिलती है, और लेकिन कोर्ट को भी समझना चाहिए कि कुछ चीज़ों को आप ना डिले करो, और क्योंकि जितना आप डिले करते जाओगे प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती जाएंगी। तो अब बढ़ती इतनी बढ़ चुकी है कि शायद मेरी भी सहन शक्ति अब जवाब दे जाती है कई बार, क्योंकि मुझे वकीलों को जवाब देना पड़ता है। अब मैं वकीलों को झूठा तो नहीं दे सकता जवाब, हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं करूँगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो चीज़ वो फेस कर रहे हैं, वो तंग हो रहे हैं, वो तंग नहीं हो रहे, मैं खुद तंग हो रहा हूँ जी। तो मैं चाहूँगा कि मेरा कोई वकील भाई तंग ना हो, हर भाई को एक बैठने के लिए डिग्निफाइड जगह मिले, जहाँ पे वो बैठ के अपना क्लाइंट अटेंड कर सकें, जहाँ बैठ के वो लंच कर सकें, जहाँ बैठ के वो उनको लगे कि यार वो घर में बैठे हैं, उनको ये ना लगे कि हम कौन सी नई जगह पे आ गए हैं। तो आप समझो मेरी जगह आके आप सोचो कि मैं किस दुविधा में हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ दिखता है अपने वकील भाइयों का दुख, मुझे दिखती है उनकी तकलीफ़, तो उसको दूर करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊँगा। पर लेकिन कई लोगों को आपकी कुर्सी भी दिखती है, कहते कुर्सी विकास मेले की बड़ी महंगी है, कहते 1 लाख रुपए की कुर्सी लेके आए हैं, ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं आप? नहीं सर, कुर्सी करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं सर ऐसे कि कुर्सी की जो मेरी कॉस्ट है वो मेरे ही वकील दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी जी, और उसकी जो कॉस्ट थी वो थी लगभग 40,000 रुपये, और वो गिफ्ट की हुई है, बाहर के फंड से वो नहीं है। ठीक है, वो मेरी कुर्सी है। ठीक है जी, तो उस चीज़ की बात मतलब मुझे नहीं लगता बेसलेस अगर कोई बातें कर रहा है तो उसका मैं जवाब दूंगा। ये सारी बेसलेस एलिगेशन। लेकिन अच्छा हो गया ना आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि कईयों को नहीं पता, कईयों जैसे अभी बात उड़ी हुई है भी कुर्सी बड़ी महंगी है। सर सर बात तो मैंने ये भी सुना था जी, जो प्रधान का कमरा, प्रधान ने साउंड प्रूफ बना रखा है। अच्छा, साउंड प्रूफ कमरा मैंने बना रखा, और मैंने उस कमरे पे एलिगेशन लगाए कि 60 लाख रुपए मैंने अपने ऑफिस पे लगाए। ठीक है, अब इन बातों का कोई जवाब नहीं है। करप्शन। जब मेरे कमरे में कोई हंस रहा होता है उसकी आवाज़ 200 मीटर दूर भी सुनती है, तो मुझे पता नहीं वो साउंड प्रूफ है। हाँ, वो कैसा साउंड प्रूफ है। तो ये बेसलेस एलिगेशन है, और ये एलिगेशन यहाँ ख़त्म नहीं हुए जी। जब उनको लगा कि इन एलिगेशन से काम नहीं चल रहा, तो उन्होंने फिर मेरे पे करप्शन के एलिगेशन लगाने शुरू किए। मेरा वही सवाल था, करप्शन के चार्जेस भी, हाँ, इल्जाम, चार्जेस तो नहीं कह सकते। अब मैंने पूछा कि करप्शन क्या हुई है जी, कहते कि आप बहुत खुला खर्चा करते हो, तो ये तो करप्शन ही हुई ना जी, क्योंकि बाहर में आज तक कभी खर्चा हुआ नहीं था। तो मुझे देखो, अगर खुला खर्चा करना करप्शन है, वकीलों के लिए कुछ करना करप्शन है, वकीलों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना करप्शन है, तो भैया आप लगाओ एलिगेशन, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन करप्शन का मलिक साहब कोई चांस है? जो आपके पास जो कोई फंड आता है वो कैश आता है, चेक से आता है, ऑनलाइन आता है, कैसे आता है? सर बाहर का कोई भी खर्चा होगा वो थ्रू हम पेमेंट जब करते हैं तो थ्रू चेक करते हैं, चेक से ही हम पेमेंट करते हैं। 10,000 तक का जो खर्चा है, 10-15 हज़ार तक का, वो हम कई बार कैश से कर जाते हैं, लेकिन उससे ऊपर का जो भी खर्चा होगा
वो सारे का सारा खर्चा थ्रू चेक ही हम पेमेंट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास जो चीज़ अकाउंट में चली गई, ठीक है, अगर हमारे पास कैश आ रहा है अकाउंट ऑफिस में, वो भी शाम को जमा होगा हमारे बैंक में, ठीक है। तो हम कोई भी कैश अपने पास नहीं रखते, और उसके बाद अगर हम कोई भी खर्चा करेंगे तो हम थ्रू चेक ही पेमेंट हम करते हैं। एक इल्ज़ाम ये भी है कि शायद आपने कुछ ऐसी बोगस कंपनियों से परचेजिंग की है जो एग्जिस्ट करती ही नहीं। सर ऐसे है कि आज तक जितने भी मेरे से पहले जो टेन्योर जो रहे हैं, उन्होंने जिन कंपनियों से परचेजिंग करी थी उन सेम कंपनियों से हमने परचेजिंग करी है जी। तो उनके टाइम पे ये बात क्यों नहीं उठी फिर? तो अब मुझे वही कह रहा हूँ ना, अगर वो बोगस है तो वो तो फिर पिछले बहुत सालों से बोगस चल रही हैं जी, ठीक है। तो इससे फिर तो मेरे से जो पहले वाले प्रधान रहे होंगे, फिर तो उनसे भी आपको सवाल जवाब करना चाहिए। हमारे रिकॉर्ड में जो बिल्स आए हुए हैं, उन बिलों पे जो नंबर लिखे हुए हैं, हम उन्हीं को फ़ोन करते हैं कि भैया हमें सामान दे के जाओ। अब अगर आप कह रहे हो कि वो बोगस है, तो वो बोगस तो फिर वो बहुत सालों से है, जिनसे मेरे से पहले वाले, मतलब आपसे पहले भी जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनके कार्यकाल में भी उन्हीं कंपनी से खरीदा गया है सामान, उन्हीं कंपनियों से जो, क्योंकि हम चेक करते हैं ना बिल कि पहले सामान सेम सामान कहाँ से आया है, ठीक है जी। हम कोशिश करते हैं कि हम जिनसे हम पहले मंगवा रहे हैं हम उन्हीं से मंगवाएं। तो जो मेरा स्टाफ है, उन्होंने जो मुझे बिल दिखाए कि भाई सर यहाँ से हम सामान मंगवाते हैं पिछले कई सालों से, तो मैंने बोला यहीं से मंगवाओ भाई, ठीक है, ताकि मेरा टाइम बचे, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो उसके बाद अगर कोई ये कहता है कि भैया ये तो बोगस है या फेक बिल्स है, तो भैया फिर तो आप ऐसे करो कि पिछले 5-7 सालों का सारा आप चिट्ठा निकाल लो, ठीक है, और पता लग जाएगा सारी बातों। मतलब पहले से ऐसा नहीं है कि विकास मंत्री जी ने कोई अपना चहेता कोई कंपनी वाला बैठा लिया भाई सामान? सर मेरे चहेते तो सिर्फ वकील है, उसके अलावा मेरा कोई चहेता नहीं है जी, ठीक है। हाँ, उसके अलावा ना मैं किसी को चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखते हैं वकील। हाँ, वकीलों का मैं चहेता हमेशा बना रहना चाहता हूँ। वकीलों जो वकील चाहते हैं वो हमेशा मैं करना चाहता हूँ, और अगर वकील खुश है तो मैं खुश हूँ। अच्छा, मोड ऑफ वोटिंग मलिक साहब क्या रहती है? पिछली बार वोटिंग कैसे हुई थी? ईवीएम से हुई थी? सर हाँ, पिछली बार क्योंकि हमारे यहाँ पे बैलेट पेपर से हमारे यहाँ पे होती थी पहले वोटिंग, और बैलेट पेपर में हमेशा ही हमारे यहाँ पे रहा कि धांधली हुई है जी, ठीक है। धांधली वर्ड होता, जैसे धांधली विकास भी कर रहा तो सेम बैलेट भी धांधली होती थी। तो हमने बोला कि भैया ठीक है, अगर धांधली वर्ड आप बोल रहे हो तो हम ऐसे करते हैं ईवीएम लेके आते हैं, क्योंकि हमारे एक वाइस प्रधान जी थे मिस्टर जांगड़ा जी, उनके टाइम में 3-4 बार काउंटिंग हुई थी, रिकाउंटिंग हुई 4 बार, और हर बार 10-10, 20-20 का फर्क आ रहा था। तब बैलेट पेपर से होती थी? तब बैलेट पेपर से हुई थी। उसके जस्ट नेक्स्ट जो टर्म थी उसमें हमने बोला कि ईवीएम लेके आओ, और जो लास्ट हमारी इलेक्शन था उसमें ईवीएम यूज़ हुई थी, और विद इन हाफ एन आवर सारा रिजल्ट आ गया था। तो मेरे हिसाब से हम पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, तो हमें ईवीएम ही प्रेफर करनी चाहिए। आप ईवीएम हमने जैसे हम नियर बाई जो स्टेट है हम उनसे ईवीएम लेते हैं, पंजाब हम रिक्वेस्ट करते हैं, यूटी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हरियाणा, और जो भी गवर्नमेंट हमें ईवीएम देती है उससे हमारा इलेक्शन होता है। तो इस बार भी ईवीएम से? हाँ, अगर मुझे लगा अगर कोई भी स्टेट प्रोवाइड कराएगी ईवीएम तो ईवीएम से ही होना चाहिए, ताकि हमारा टाइम भी बचे और फेयर इलेक्शन हो जाए। अच्छा, आपसे इतना प्यार क्यों है कि आपको कभी डिक्टेटरशिप तानाशाह बोल देते हैं, कभी कह देते हैं अभी कंट्रोवर्सीज में बड़ा रहता है, कभी कह देते हैं हुड़दंग बड़ा करते हैं, तो आपसे ही मलिक साहब से इतना प्यार क्यों? अरे सर, मैंने आपको बताया ना कि अगर वकीलों के लिए लड़ना हुड़दंग है तो भैया फिर आप मान लो हुड़दंग है। अगर वकीलों के लिए लड़ना डिक्टेटरशिप है तो बिल्कुल मान लो कि जी डिक्टेटर हैं। आप ऐसे करिए ना, आप ये मुझे बोलने, ये आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बोलने की। अगर आप जो वकील चाहते हो वो चीज़ आप कर दो, वो चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन कर दे, वो चीज़ हाई कोर्ट कर दे, तो ये चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बोलने की। आप समझिए, वकील खुश तो मैं खुश, ठीक है जी। अगर आप उनको खुश कर दोगे तो समझो मैं खुश हो गया जी। लेकिन अगर आप चाहोगे कि वकील हमेशा तंग रहे, वकीलों की डिमांड ऐसे ही बढ़ती रहे, वकीलों की जो चीज़ें हैं प्रॉब्लम ऐसे ही इंक्रीज होती रहे, बढ़ती रहे, तो भैया फिर मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? तो फिर तो आप मुझे हमेशा ही मतलब डिक्टेटर ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि जी भैया ये तो वकीलों के लिए लड़ता है। तो आप मुझे बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। क्या लगता है इस बार आपसे सीनियर भी इस बार आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं? जी कई, तो कैसा लगता है चांस विकास मलिक को? सर ऐसे है कि मैं हमेशा लड़ता हूँ अपने साथियों के दम पे, मैं हमेशा लड़ता हूँ
उन वकीलों के दम पे जो बार में सोचते हैं कि बदलाव होगा, जो सोचते हैं कि इतने सालों से जो चीज़ें बार में नहीं हुई हैं वो चीज़ें बार में होंगी। तो उन चीज़ों को देखते हुए, और देखो पता क्या है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं वकीलों को जो चीज़ें मुझे दिखती हैं मैं वो बोलता हूँ, और लोगों को वो चीज़ें ठीक लगती है कि यार हाँ विकास ये सही बातें बोल रहा है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप लोग इकट्ठे हो जाओ, आप यूनिटी शो करो, तो ये कोई गलत तो नहीं ना ये बोलना कि भैया आप यूनिटी शो करो। अब आप चीज़ों को, मैं अगर मेरे वकील सारे भाई उनको लगता है कि विकास हमेशा उनके बारे में सोचता है और विकास हमेशा सही बात बोलता है, गलत को गलत बोलता है और ठीक को ठीक बोलता है, और वो साथ मुझे आज भी सब भाइयों का मिल रहा है। ठीक है जी, मेरे लिए सीनियर सत्कार योग हैं जी, मेरे लिए छोटे भाई मेरे लिए भाई की तरह है, मेरे सगे भाई की तरह हैं। तो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि भाई आप लोगों को अगर लगता है कि विकास आपके साथ सुख दुख में खड़ा है, 24 घंटे सातों दिन खड़ा है, तो मुझे आप ज़रूर मौका दो दोबारा। और ये चीज़ें मैं नहीं बोलता कि भैया इलेक्शन है तो मैं बोल लूँगा, इलेक्शन के बाद मैं गायब हो जाऊँगा। मुझे ऐसा ही शायद कोई वकील आप बता दो बार में जो ये कहे कि विकास भाई को हम याद करते हैं और वो हाजिर नहीं होता। मुझे आप किसी भी टाइम आप बुलाओगे, विकास खड़ा मिलेगा आपको। ठीक है, और वो जो मुद्दे हैं वो 2025 में उन मुद्दों को मैं ख़त्म करके रहूँगा ताकि मेरा कोई भी भाई वकील भाई तंग ना हो। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए उनका साथ, मेरा साथ दो ताकि हम उन मुद्दों को ख़त्म कर सकें जिन मुद्दों के दम पे इतने सालों से हम चल रहे हैं। अब मुझे सिर्फ इतना रहता है कि देखो, लोग आप कहते हो ना कि लोग बोलते हैं कि डिक्टेटर है विकास, तो मुझे सिर्फ इतनी सी, मुझे मतलब मेरी जो ख्वाहिश है सिर्फ इतनी सी है कि आज के 5 साल बाद भी अगर वकील ये बोलेंगे कि यार हाँ विकास प्रधान था और उसने ये चीज़ें दूर करी हैं, ये प्रॉब्लम हमारी दूर करी है, तो मुझे खुशी है। ना मुझे जज बनना, ना मुझे सीनियर एडवोकेट बनना, मुझे सिर्फ अगर रहना है तो वकील भाइयों के साथ, वकील भाइयों की खुशी में ही मेरी खुशी है। तो अब दिक्कत इस बार में क्या आती है सर कि यहाँ पे जो मतलब जो मुझे सुनने को मिलता है या हर वकील के दिमाग में बातें चलती हैं कि हमें बीइंग ए प्रधान ना, जितने भी प्रधान आते हैं उनका जो फोकस है वो बेंच की तरफ ज़्यादा रहता है, बार की तरफ वो नहीं रहता, और उसका नुकसान हमें क्या होता है कि हमारे जो मुद्दे हैं वो ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, उनको कोई आगे नहीं उठा पाता। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि जब ये बात हुई कि बार रूम बनाने हैं, नए बार रूम बनाने हैं, तो नए बार रूम के लिए मुझे जज साहब ने पूछा बताओ कहाँ बन सकते हैं। तो मतलब आप समझो कि 15 साल से मुद्दा उठा हुआ है और आज तक यही फाइनल नहीं हुआ था कि बार रूम कहाँ बनेंगे। तो आप सोचो कि उन मुद्दों को कितना सीरियसली उठाया गया था पहले। तो जब मैंने बोला कि जी आप बार रूम वहाँ पे लॉयर चैम्बर के ऊपर बना दो, तो मतलब इतने सालों के बाद एक जगह फाइनल हुई कि लॉयर चैम्बर के ऊपर बार रूम बना दो। तो आप सिर्फ देखो, बात वही आ गई ना कि मुद्दे तो वही खड़े हैं हमारे, लेकिन उनको परस्यू कोई नहीं करता। तो अगर मैं उन मुद्दों को उठा रहा हूँ और उसके बाद अगर मुझे कोई लोग बुरा बोल रहे हैं तो वो मुझे बोलते रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन मुद्दों को मैं हमेशा उठाता रहूँगा और उन मुद्दों को मैं ख़त्म भी करूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है मेरे हर वकील साथी से। मेरा आखिरी सवाल, स्ट्राइक्स को लेकर आपका क्या मानना है? कहते हैं हड़तालों से लोगों को बहुत परेशानी होती है। सर देखो, स्ट्राइक जो है वो उसके हक में कोई नहीं होता। ठीक है, स्ट्राइक हम लड़ते हैं जब हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। स्ट्राइक हम करते हैं जब हमें लगता है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन आपको नहीं लगता है लोगों को कोई परेशानी नहीं होती जब लोग जो इतनी दूर से आते हैं? सर परेशानी देखो, समझे, परेशानी सबको होती है। परेशानी अगर लिटिगेंट्स को हो रही है तो परेशानी वकीलों को भी हो रही है। अब वकीलों के भी तो केस खराब हो रहे हैं ना जी, तो ऐसा तो है नहीं कि वकील तो खुश हो रहे हैं जी स्ट्राइक से। स्ट्राइक से कोई खुश नहीं होता, लेकिन आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर जजेस हमें कहते ही वो चीज़ कर दें तो हमें स्ट्राइक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरे हिसाब से हाई कोर्ट में वैसे भी बहुत कम स्ट्राइक होती है। तो स्ट्राइक हमारे पास लास्ट अल्टरनेट होता है जी, फर्स्ट कभी स्ट्राइक नहीं हुआ जी। हम तो चाहते हैं हमें स्ट्राइक ना ही करनी पड़े, लेकिन जब भी अगर कोई बात आती है, अब अगर अभी हमारे ऑफिस बीरर ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, अब हाई कोर्ट में स्ट्राइक नहीं होंगी कभी भी। तो मैं ये बात क्लियर आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर
कभी भी हाई कोर्ट में स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ी, वैसे तो ना ही पड़े कभी, लेकिन अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो स्ट्राइक होगी। अगर कोई कंटेम्प्ट करनी है तो जी मेरे ऊपर कर सकता है, कंटेम्प्ट को मैं खुद फेस कर लूँगा, लेकिन हाई कोर्ट में अगर स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ी किसी भी मुद्दे पे तो वो स्ट्राइक होके रहेगी और वो असरदार स्ट्राइक होगी, ठीक है, ताकि आगे हमें स्ट्राइक की शायद ज़रूरत ना पड़े, उस मुद्दे पे तो हमें ज़रूरत ना ही पड़े। तो इसलिए स्ट्राइक का जो मुद्दा है वो हमेशा ही आप कह सकते हो कि वो लोगों की ध्यान में हमेशा रहता है ये चीज़, ठीक है। आपको शुभकामनाएं आपके आने वाले चुनाव के लिए। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट विकास मलिक जो प्रधान हैं और अगले टेन्योर के लिए भी प्रेसिडेंटशिप के लिए फाइट में हैं, मैदान में हैं। इन पर कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट होने के इल्ज़ाम लगे, कंट्रोवर्सीज़ में कहते ज़्यादा रहते हैं। अब क्यों रहते हैं ये आपने सुना। डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही के भी इल्ज़ाम लगे। विकास मलिक ने सीधा कहा कि अगर वकीलों के साथ खड़े होना, उनके काम करना तानाशाही है तो मैं तानाशाह हूँ। पर अब ये समय बताएगा कि जो इनका सपना है वकीलों को काम करने के लिए जगह देना, जो सीढ़ियाँ इन्होंने पिछले कार्यकाल में लगवाई थी और वो सीढ़ियाँ गायब हो गई, मंजिल तक पहुँची नहीं, क्या इस बार अगले कार्यकाल में अगर इनको मिलता है वो सीढ़ियाँ मंजिल तक पहुँचेंगी या फिर नहीं? क्या विकास मलिक अब प्रेसिडेंट दोबारा चुने जाएंगे या फिर नहीं, ये समय बताएगा। पर आपने सब सवालों के जवाब सुने, शायद वो जवाब जो आज तक आपने कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि विकास मलिक का कुछ मुद्दों को लेकर पक्ष सामने आया ही नहीं था।